नमस्कार, दोपहर के 2 बज गए हैं। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान पाठ पर सियासी चालीसा की, क्योंकि मुंबई में घमासान मचा हुआ है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मलिका। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी खुलकर सामने आ गई है और किस तरह से ये विवाद अब आगे और बढ़ता जा रहा है, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। न्यूज रूम लाइव में देंगे आपको हर एक अपडेट। राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के साथ मारपीट का मसला महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच गया है। बीजेपी के एक दल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और गृह सचिव से मिलकर उद्धव सरकार की शिकायत की है। सईद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम रुख करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध का भी। अमेरिका युद्ध भूमि तक पहुंच चुका है। अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री ने जाकर कीव का जायजा लिया है। शुभांकर। बिल्कुल, इन तमाम खबरों से बाखबर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हमें लगता है कि महाराष्ट्र की करनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन इस बैठक की बड़ी बात यह रही कि ना इसमें फडणवीस पहुंचते हैं, ना ही इसमें सईद आपको बता दें, ना इसमें से वो पहुंचते, ना उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं, और तमाम नेताओं की गैर मौजूदगी जो है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। हालांकि इन सब के बीच में यहां पर गृह मंत्रालय में बातचीत चल रही है, गृह सचिव से बातचीत चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एक दल जो है वो महाराष्ट्र जाकर स्थिति का जायजा ले किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर। हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद कई और खबरें इनसे बात करते हैं। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी लोग मानेंगे, ये बात निकलकर सामने आई है। आज लाउडस्पीकर को लेकर एक महत्वपूर्ण यहां पर बैठक थी। हालांकि इस बैठक से, जैसा हम आपको बार-बार बता रहे हैं, कि ना उद्धव ठाकरे थे, ना यहां पर फडणवीस और ना ही राज ठाकरे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देश का कानून जो है वो सभी लोगों के लिए समान है। सर्वदलीय बैठक में तय हुआ है, और लाउडस्पीकर विवाद को लेकर उद्धव सरकार की तरफ से बयान आया कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसे बंद भी किया जा सकता है। देखिए, उनको नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे, यहाँ भी उनको नोटिस दिया था। जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसे पुलिस अपना काम कर रही है। ऐसा कि जानबूझ के किसी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। अभी बीजेपी के कितने नेता हैं, लेकिन 2-4 नेता अगर ऐसा एकदम अशांति निर्माण करने के लिए कृति करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो क्या पुलिस चुप बैठेगी? तो लाउडस्पीकर के शोर का तो पता नहीं, लेकिन सियासत का शोर महाराष्ट्र में इस वक्त जोर पर है। कहा जा रहा बदली कार्रवाई है। मल्लिका। बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अपने विरोधियों को कुचलना चाहती है उद्धव सरकार। और इस विवाद को देखिए, इस लड़ाई को समझिए कि किस तरह से महाराष्ट्र से अब ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। शिवसेना के हमलों का जवाब देना आता है, ये भी देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में कहा। हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना पद्धति से पुलिस का उपयोग करते हुए विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने की हरकत की गई, प्रयास किया गया, इसके बाद संवाद के लिए जगह कहां बचती है? हमारा तो मानना यह है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। जिस प्रकार से मोहित कंबोज इनके ऊपर मॉब लिंचिंग का प्रयास होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। और वैसे भी हम गृह मंत्री के बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं है, और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के इशारे पर चल रही है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहरम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आने जाने वाले के ऊपर हमला किया जाता है,
उनके घर में पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। तो निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी को लेकर फडणवीस ने सवाल उठाए और सियासी पारा इस पूरे विवाद को लेकर चढ़ा हुआ है। सियासी बयानबाजियां भी जोरों पर है। बिल्कुल, सियासत अपने चरम पर है। मलिका, वो ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में, भारत में नहीं पढ़ी जाएगी तो कहीं और क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी। बहरहाल राजनीति अपने चरम पर, सवाल दागे जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने जवाब दिया, तो वार पलटवार हो रहा है, सुनाते हैं आपको। कंबोज इनके ऊपर मॉब लिंचिंग का प्रयास होता है। ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। और वैसे भी हम गृह मंत्री के बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं है और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के इशारे पर चल रही है। देखिए, उनको नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे, यहाँ भी उनको नोटिस दिया था। जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसे पुलिस अपना काम कर रही है। ऐसा कि जानबूझ के किसी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। अभी बीजेपी के कितने नेता हैं, लेकिन 2-4 नेता अगर ऐसा एकदम अशांति निर्माण करने के लिए कृत्य करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या पुलिस चुप बैठेगी? तो जानकर किसी पर भी हमला नहीं किया गया, दिलीप वळसे पाटिल को आपने सुना। सही तो दिलीप वळसे पाटिल ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी जमकर हमला बोला है, जवाब दिया है और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। कई पार्टी शायद खुद को रिवाइव करने के लिए, ये सब बातें अलग हो सकती है, लेकिन हमारे सामने जो इशू है वो यही है कि महाराष्ट्र में जो सुख शांति बनी हुई है वो वैसे ही बरकरार रहे और लोग आज जो प्रोग्रेस देख रहे हैं महाराष्ट्र में वो प्रोग्रेस देखते रहे। कहीं भी इसमें भेदभाव का विषय नहीं होगा और सभी नागरिक एक साथ रहे, शांति से रहे और खुशहाली रहे। उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे यानी कि 3 बड़े नेता इस ऑल पार्टी मीटिंग में शुभंकर शामिल नहीं हुए। बिल्कुल, और इसी को लेकर सवाल खड़े होते हैं। ऋत्विक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, जरा ये समझाइए कि बड़े नेता शामिल नहीं होते, लेकिन कहा जा रहा है कि समाधान निकाल लिया जाएगा। अगर गलत है तो सबके लिए गलत होगा, सही है सबके लिए सही होगा। क्या कॉन्क्रीट रिजल्ट निकला इस सर्वदलीय बैठक का? बेशक जिस हेतु से यह बैठक बुलाई गई थी वो हेतु यहाँ पर साध्य नहीं होते दिख रहा है। हम देख रहे हैं संवाद के सारे रास्ते सरकार और विपक्ष के बीच जो थे वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। जैसे कि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि अब संवाद के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इस सारे माहौल में संवाद नहीं हो सकता। हालांकि दिलीप वळसे पाटिल ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ये बताने से नहीं चूके कि ये पार्टी में जितने भी नेता उपस्थित थे उनसे ठीक तरह से जो है चर्चा हो गई है और 2015 से लेकर 2017 तक महाराष्ट्र सरकार के कई सारे विभाग है, जैसे एनवायरमेंट विभाग है, होम मिनिस्ट्री विभाग है, अर्बन डेवलपमेंट का विभाग है, इनके कुछ जीआर निकाले गए थे और इन जीआर के आधारों पर अगर साउंड पोल्यूशन होता है या लाउड स्पीकर मस्जिद पर हो या चाहे किसी भी रिलीजियस
जिस फंक्शन में हो, अगर वो एक लिमिटेड डेसिबल क्रॉस करता है तो किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए और क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, पुलिस यंत्रणा इस सारे विषय में किस तरह से काम करेगी, ये बताया गया है। और इन्हीं जीआर के आधार पर अब आगे की नई गाइडलाइंस क्या बनानी चाहिए, ये भी जो उपस्थित लीडर थे उनको पूछे गए। लेकिन बिल्कुल, यानी समाधान की बात की जा रही, लेकिन विवाद जो है वो हनुमान चालीसा के पाठ के बाद लगातार बना हुआ है। मल्लिका, बिल्कुल, और ऋत्विक, जिस तरह से इस पूरे विवाद को लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल है, आज बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल दल गृह सचिव से मुलाकात के लिए आता है। इस बैठक को लेकर मुंबई में क्या असर नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल यही सीधा सवाल दागा था। हमने जब दिलीप वलसे पाटिल को पूछा गया कि यहाँ पर आप कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, विपक्ष यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि विपक्ष का एक डेलीगेशन वहाँ जाकर दिल्ली में केंद्र सचिव से मदद की गुहार लगा रहा है। ऐसे में दिल्ली से होम मिनिस्ट्री से एक टीम आएगी, यहाँ का जायजा लेगी और आपसे एक रिपोर्ट मांगेगी। आपका क्या जवाब है? उनका साफ कहना था कि जब रिपोर्ट मांगी जाएगी तब जवाब जो है दिया जाएगा। उनका यही कहना है कि ये सारे आरोप जो विपक्ष कर रहा है बेबुनियाद है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो भी कार्रवाई गृह विभाग से हो रही है, महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से हो रही है, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश जो है लगातार हमारे राज्य के जो गृह मंत्री है दिलीप वलसे पाटिल, उनकी तरफ से की जा रही है। मल्लिका जी, शुक्रिया ऋत्विक, आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर रही कि किस तरह से किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ उसको लेकर गृह सचिव के साथ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल दल की आज एक बैठक हुई, उससे जुड़े अपडेट राजीव। बिल्कुल मल्लिका, उसी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा किरीट सोमैया भी थे। खार पुलिस स्टेशन के बाहर उनकी गाड़ी पर हमला होता है, वो खुद जख्मी होते हैं और वो खुद शिकायत करने के लिए पहुंचते हैं। सुनाते हैं आपको। ये मेरी जान लेने का प्रयास खार पुलिस के अधिकारियों के साथ में मिलकर 70-80 शिवसेना के गुंडों ने किया है। मेरे बाया हाथ पे कांच पर 2 पत्थर मारे गए, कांच टूट गया, मुझे थोड़ी सी यहां पर लगी। अगर ये 4 इंच ऊपर लगती तो शायद आज मैं अंधा होता, जो उद्धव ठाकरे करवाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य नेताओं की मुलाकात करेंगे। जिस पद्धति से उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में पुलिस का माफिया करके उपयोग करके विपक्ष के नेताओं की पुलिस स्टेशन के अंदर हत्या करने का, मारपीट करने का जो प्रकार शुरू हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। उन्होंने कहा है कि हम गंभीरता से ये विषय लिया है, आवश्यकता पड़ेगी हमारा ऑफिसर तो जाएगा ही महाराष्ट्र, फिर वो सीआईएसएफ का जाए या गृह मंत्रालय का जाए। कमांडो पे हमले हुए तो वो तो जाएंगे ही, लेकिन गंभीर रूप से ये विषय आवश्यकता पड़ी तो हम कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी उनके स्तर पर भी ये विषय डिस्कस करेंगे। तो किरीट सोमैया एक बार फिर से उद्धव सरकार पर हमलावर हैं और लगातार बयान देकर वो कह रहे हैं कि जो उन पर हमला हुआ वो सियासत से प्रेरित था। सही बिल्कुल राजीव, लेकिन ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और उद्धव सरकार के एक मंत्री तो नवनीत राणा और उनके पति पर इतनी बुरी तरह से भड़के कि उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और यहां तक कि गाली गलौज पर उतर आए। तो एक खासदार और एमएलए जो एक फैमिली है, उन्होंने बेवजह से हिंदुस्तान में या दिल्ली में या मुंबई में और पूरे देश में बकाया करार तैयार करने का काम किया था। इसी के साथ मुंबई को भी अशांत करने का काम, मुंबई में कानून सुव्यवस्था बिगाड़ने का काम किया। मुझे पता नहीं कि ये लोगों का मकसद क्या है, क्या संबंध है। हमने बोल दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। अरे क्या जाता है, तू कौन लगाए? अगर तेरे को बोलना है तो जहां बोलना है तू बोल, तेरे को जहां पढ़ना है पढ़। नहीं उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए। नौकर है क्या? ऐसे नालायक लोग इस हिंदुस्तान में पैदा हो कि जो आपस में झगड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ाने का। हर घर में हनुमान चालीसा है, हर घर में हिंदू धर्मियों में आपको सबको पता है कि शादी के पहले हनुमान जी का दर्शन करना पड़ता है।
अब ये बताएंगे और बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ो। गुस्सा इतने हुए मंत्री जी की गाली गलौज तक पर उतर आए। लाउड स्पीकर विवाद पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई। कौन कौन नहीं शामिल हुए बताएंगे आपको शुभांकर। देखिए, विवाद जो है वो काफी बड़ा है, लेकिन जो बड़े नाम हैं वो इस बैठक से नाराज रहते हैं। हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से बड़े नाम हैं जो गायब रहे यहां पर। तो पहला नाम जो है वो खुद सीएम उद्धव ठाकरे का है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद नहीं रहते। मुख्यमंत्री के गायब होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। दूसरा नाम जो है वो देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस लगातार मुखर हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो भी इस बैठक से गायब होते हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल शुरू होते हैं कि क्या वाकई में सर्वदलीय बैठक में कुछ ठोस निकल सकता है। और तीसरा नाम राज ठाकरे का, जिन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होगा। लेकिन इन तीनों नामों की गैर मौजूदगी एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या सर्वदलीय बैठक से वाकई में कुछ बड़ा निकलेगा। मल्लिका। बिल्कुल, एक बड़ी खबर और आपको बता दें, नवनीत राणा ने अभी इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में उन्होंने ये अर्जी लगाई है कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसे खारिज किया जाए। नवनीत राणा ने उनके खिलाफ दर्ज मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नवनीत ने गुजारिश की है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज किया जाए। राणा की याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई होगी। जस्टिस वराली सुनवाई करेंगे। नवनीत और उनके पति पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। तो अब ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। क्या है पूरा मामला और हाईकोर्ट से अब क्या उम्मीद है नवनीत राणा को, पूरी खबर बताएंगे राजीव। बिल्कुल, मामला जो है लगातार गर्मा रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट का रुख कर लिया गया और कुछ देर बाद इस मामले में सुनवाई भी होगी। पूरा का पूरा मामला शुरू कैसे हुआ और हुआ क्या क्या एग्जैक्टली, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उद्धव ठाकरे हमको फंसा है, आम्हाला फसवलेला आम्हाला। हनुमान चालीसा पाठ की जिद पर गिरफ्तारी हो जाएगी और फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने सोचा नहीं होगा। मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ को लेकर संग्राम छिड़ा तो गिरफ्तारी हुई और अब 6 मई तक न्यायिक हिरासत। कोर्ट के आदेश के बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को देर रात पुलिस ने भायखला जेल पहुंचा दिया। पहला गुना है तो हमको फंसाया गया, मुख्यमंत्री ने फंसाया, उद्धव ठाकरे ने फंसाया हमको, उद्धव ठाकरे ने फंसाया, पिटीशन लगाया आपने, ये कहा जा रहा है कि आप तो गुना है, फंसाया गया। रवि राणा को तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। 14 दिनों के लिए यही ठिकाना होगा। जेल भेजे जाने से पहले रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए। हमको फंसाया है, आम्हाला फसवलेला आम्हाला छोटे गुन्हे दाखल केले उद्धव ठाकरेंनी। हनुमान चालीसा विरोध करणारा मुख्यमंत्री आहे, हनुमान चालीसाला विरोध करणारा मुख्यमंत्री आहे, आम्हाला फसवलेला। शनिवार को मुंबई में इस सियासी बवाल का आगाज हुआ। सुबह नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले थे, लेकिन शिव सैनिकों का उग्र प्रदर्शन हुआ और शनिवार की शाम तक पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। रविवार को दोनों की कोर्ट में पेशी हुई, जहां राणा के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज कर लिया गया। जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124 लाया। रविवार को दिन भर के उठापटक के बाद रात में नवनीत राणा और रवि राणा जेल भेज दिए गए, जहां पर कोर्ट में इन दोनों की पेशी होनी थी। कोर्ट में पेशी होने के बाद ये हुआ कि इन दोनों को 6 मई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जुडिशियल कस्टडी में भेज देने के बाद थोड़ी देर पहले जो नवनीत राणा है, नवनीत राणा को ले जाया गया भायखला जेल और अब रवि राणा जो है यहाँ पहुंचे हैं। आर्थर रोड जेल है, एक छोटा सा प्रोसीजर करना है। छोटा सा प्रोसीजर करने के बाद उनको तलोजा जेल ले जाया जाएगा। ये देखिए किस तरीके की सिक्योरिटी में लाया गया है। मुंबई पुलिस बस यही चाहती है कि किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे सही से रहे। इसी के मद्देनजर जो है ये सिक्योरिटी लगाई गई है। कुछ ही समय पहले रवि राणा यहाँ पहुंचे हैं।
उससे पहले बांद्रा हॉलीडे कोर्ट में नवनीत राणा और रवि राणा की पेशी हुई। दोनों तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए। सरकारी वकील ने कहा कि पूरे मामले में राजद्रोह का केस भी बनता है। राणा दंपत्ति ने शिव सैनिकों को भड़काने का काम किया है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी। जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जब दंपत्ति ने कह दिया था कि वे हनुमान चालीसा के लिए मातोश्री नहीं जा रहे हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? तो अब राणा दंपति राहत की उम्मीद लिए हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वहां से कोई राहत मिलती है या फिर नहीं। सही, बिल्कुल। अब देखिए कैसे सारे नेता हनुमान चालीसा का पाठ करने में लगे हुए हैं। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार स्मृति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथे ध्वज और बजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे संकट सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे कातुर पूर्ण मुंडन लाभांश निज मनु मुकुर सुधारी भरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जारु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान। तो ये मुद्दा भले ही हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर शुरू हुआ हो, लेकिन इसके पीछे की असल वजह महाराष्ट्र की राजनीति है, कुर्सी की लड़ाई है। मुद्दा भले ही हनुमान चालीसा के पाठ का हो, लेकिन इसके पीछे असल जंग महाराष्ट्र की राजनीति की है, जिसमें हर कोई खुद को बड़ा हनुमान भक्त दिखाना चाहता है, अपनी पार्टी को हिंदुत्ववादी बताना चाहता है। यही वजह है कि जब हनुमान चालीसा के पाठ पर घमासान के बीच नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया उनकी मदद के लिए थाने पहुंच गए। लेकिन यहाँ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया, गाड़ी पर पथराव किया। रात को 10:30 बजे स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस की मदद से 70-80 शिवसेना के गुंडा ने मेरे पे हमला किया। वो पुलिस की मिलीभगत से हुआ। 70-80 लोग वहां इकट्ठे कैसे हुए? मुझे तो केंद्र सरकार ने Z कैटेगरी सिक्योरिटी दिए, कमांडो ने चिंता व्यक्त की। ये जानकारी है। 5 ऑफिसर ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप जाइए। दरवाजा खोल दिया, 70-80 लोगों ने हमला किया। पत्थर, कांच की बाटलियां, जूते, ऑल विजुअल्स आर अवेलेबल। लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत के नाम पर, लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने की कोई जरूरत नहीं है ना। किरीट सोमैया पर हमले के बाद बीजेपी पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रही है। इस हमले के पीछे सरकार के हाथ का आरोप लगा रही है। मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। विशेष रूप से किरीट सोमैया जो Z प्रोटेक्टी है, बावजूद उसके पुलिस उनको एक प्रकार से गुंडों के हवाले कर देती है और पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको Z+ सिक्योरिटी या Y+ सिक्योरिटी दे रही है ना, वो तो इस देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी घोटाला है। जैसे हाईकोर्ट में मैंने कहा ना दिलासा घोटाला चल रहा है, वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में एक सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ बात करेगा, वहां के सरकार के खिलाफ बात करेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हो, शिवसेना हो, हम सब हो,
हमारे खिलाफ कोई झूठी मूठी बातें करेगा तो उनको तुरंत Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी देने का एक लगता है जार निकल दिया है। नवनीत राणा और रवि राणा के जेल जाने के बाद बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर विपक्षी दल लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की जंग का आगाज पहले राज ठाकरे ने किया, मस्जिदों से ईद से पहले लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी देकर। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। राज ठाकरे इसमें बढ़त बना पाते उसके पहले ही नवनीत राणा ने मोर्चा संभाल लिया। मातोश्री पर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान कर राजनीति को गरमा दिया। अब बीजेपी महाराष्ट्र में हाथ से फिसलती सत्ता को दोबारा हथियाने की फिराक में है, तो उद्धव ठाकरे किसी भी जतन से सत्ता बचाए रखने की जद्दोजहद में लगे हैं। सत्ता की इस भीषण जंग में हनुमान चालीसा और रामधुन सिर्फ हथियार हैं, जिन्हें दोनों पक्ष पूरी ताकत से चला रहे हैं, एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। फरवरी को युद्ध की शुरुआत हुई, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंचेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे थे रूस के लिए 2 से 4 दिन की बात है, लेकिन युद्ध लंबा खिंचा। लेकिन अब क्या है रूस का प्लान, बताएंगे आपको सईद। 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाता है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि पुतिन का ऑपरेशन 500 ये क्या है, किस तरह से व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो कहां कब्जा रूस कर चुका है, कहां लड़ाई इस वक्त चल रही है। खिर्सन, क्रीमिया, मारियोपोल, डोनेस्क और लोहांस्क पर इन जगहों पर सब जगह कब्जा हो चुका है। अब 9 मई क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस अपनी जीत का जश्न 9 मई को हर साल मनाता है। और पुतिन ये चाहते हैं कि 9 मई से पहले ही वो रूस पर भी अपनी एक बार फिर से रूस जीत का जश्न मनाए, यानी कि क्या तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या अगले 15 दिन यूक्रेन पर भारी पड़ने वाले हैं? रूस कर रहा है यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन के 500 ठिकानों पर रूसी सेना का हमला। पुतिन का ऑपरेशन 500। यूक्रेन पर रूस के हमले के 61 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुतिन अभी तक अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए हैं। और तो और 9 मई तक यूक्रेन पर उनके टारगेट की तारीख भी करीब आती जा रही है। लिहाजा पुतिन अब कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटों में रूसी टैंकों, तोपों, मिसाइलों और विमानों ने यूक्रेन के करीब 500 ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं और उससे भी कहीं ज्यादा घायल हुए हैं। रूस के रुख और यूक्रेन में संजीदा होते हालात को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों ने यूक्रेन को भारी हथियार भेजने के संकेत दिए हैं। अमेरिका की एडवांस्ड तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन बहुत जल्द यूक्रेन को मिल भी जाएंगे। ब्रिटेन ने कहा है कि पोलैंड सोवियत काल की T-72 टैंक यूक्रेन को दे सकता है। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि यूक्रेन की सेना सोवियत काल के टैंकों को ही चलाना जानती है। बदले में पोलैंड को दूसरे एडवांस्ड हथियार दिए जाएंगे। हालांकि रूस पर अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो देशों की ये धमकियां असर नहीं कर रही हैं। वो तमाम पाबंदियों के बावजूद यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं।
रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना ने यूक्रेन के डेनिप्रो इलाके में विस्फोटक पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को क्रूज मिसाइल से हमला करके बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा रूसी सेना ने खार्किव इलाके में बर्विंकोव, नोवा दिमित्रिवका, इवानिवका, हुसारिवका और वेलिका कोमिशुआखा में हथियारों और गोला बारूद के कई ठिकाने हमलों में तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि रूसी टैंकों और तोपों ने यूक्रेन में 423 ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि 26 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों में निशाना बनाया गया। दोनेत्स्क इलाके में रूसी गोलाबारी में बच्चों के मारे जाने की भी खबर है। रूस अब अपना पूरा फोकस पूर्वी यूक्रेन पर लगा रहा है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी सैनिक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस बीच जंग शुरू होने के बाद से पहली बार अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने कीव की यात्रा की। बताया जा रहा है कि रविवार को अमेरिकी रक्षा व विदेश मंत्री ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज 61वां दिन है। जंग के 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 2 महीनों में यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जंग में यूक्रेन के 2500 से 3000 सैनिक, 2435 आम नागरिक, 203 बच्चे जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक व 2946 आम नागरिक घायल हैं। वहीं 2000 से ज्यादा मिसाइलें अब तक यूक्रेन पर दागी जा चुकी हैं। आज तक ब्यूरो। 61वां दिन युद्ध का, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द और 9 मई से पहले तो ये युद्ध खत्म हो जाए। शुभांकर। बिल्कुल, और सही कई सारे नेता ऐसे इन सबके बीच में जो यहां पर दौरा कर रहे हैं कीव का। कौन कौन से वो नेता हम आपको बता रहे हैं। 26 अप्रैल को मॉस्को फिर कीव, यहां पर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गए थे। इसके अलावा और भी कई बड़े नाम हैं, जैसे कि यहां पर एंटनी ब्लिंकन है, विदेश मंत्री अमेरिका के। 24 अप्रैल को वो कीव आते हैं, यहां पर भारी सैन्य मदद की बात करते हैं। 24 अप्रैल को कीव आते हैं लॉर्ड ऑस्टिन, रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के। और इसके अलावा कई और बड़े नाम हैं, जैसे कि सांचेज का नाम सामने आता है, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। 22 अप्रैल को वो कीव आते हैं। उनके अलावा भी कई और नाम है, जैसे कि मेटे का नाम आता है, डेनमार्क की पीएम है, 22 अप्रैल को वो भी कीव आती है। यानी ये तमाम वो देश है जो मजबूती से खड़े होने की बात करें। लेकिन इसके विपरीत एक तस्वीर है कि मारियोपोल हो, खार्किव हो, अलग अलग इलाके हों, वहां पर बमबारी हो रही है। और पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर रूस को बहुत जल्द नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब कीव पर भी रूस कब्जा कर लेगा, कीव को ध्वस्त कर देगा। क्यों पश्चिमी देश के एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं, इसको लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ रूस अभी भी यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर बम बरसा रहा है। 2 महीने बाद भी तबाही का मंजर थमा नहीं है। यूक्रेन की तरफ से भी रूस को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तबाही और बर्बादी के बीच जंग रोकने की कवायद भी तेज हो गई है। कोशिश की जा रही है कि कैसे भी इस लड़ाई को रोका जाए, क्योंकि इस जंग में काफी तादाद में यूक्रेन के आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। दूसरे देशों में यूक्रेन के लोग शरण लेने के लिए मजबूर हैं। वहीं यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जंग की कीमत रूस को भी चुकानी पड़ रही है। ये बात अलग है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर जंग लड़ रहा है, ऐसे में नुकसान ज्यादा यूक्रेन का हुआ है। ऐसे में तुर्की और बाकी देश दोनों पक्षों को बातचीत के लिए तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूएन चीफ के मॉस्को दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। ज़ेलेंस्की का मानना है कि पहले मॉस्को जाना और फिर कीव आना गलत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का तर्क है कि मॉस्को की सड़कों पर लाशें नहीं बिखरी पड़ी हैं, इसलिए वहां जाने से पहले यूएन चीफ को यूक्रेन आना चाहिए था। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस मंगलवार को रूस जाएंगे, जहां मॉस्को में वो पुतिन से मिलेंगे। इसके बाद गुरुवार को यूक्रेन पहुंचेंगे। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे।
वहीं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन ने भी दोनों देशों के सामने इस्तांबुल में बातचीत की पेशकश की है। इससे पहले इजराइल भी रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार था, लेकिन इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। तुर्की के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक दावा किया था कि रूस और यूक्रेन में 48 घंटे के अंदर जंग थम जाएगी। जानकारों का मानना है कि ये जंग तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि पुतिन का मकसद पूरा नहीं हो जाता। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से ही वो लगातार ऐसे क्लेम्स कर रहे हैं कि वो बेसिकली एक मीडिएटर का रोल निभाएंगे और सक्सेसफुली इस वॉर को खत्म करेंगे। आपने सही कहा, बहुत सारे दौर बीत चुके हैं बातों के और नेगोशिएशन के, और इनका कोई हल नहीं निकला है। देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति के बात करने से ये वॉर खत्म नहीं होगी। ये वॉर तभी खत्म होगी जब पुतिन को उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो जाएंगे। रूस यूक्रेन में शांति वार्ता कराने के दावों के बीच तुर्की ने एक बड़ा एक्शन भी लिया है। तुर्की ने अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दिया है। अब रूसी हवाई प्लेन सीरिया के लिए उड़ान नहीं भर सकेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि ये रूस पर दबाव बनाने की एक कोशिश हो ताकि किसी भी कीमत पर जंग को रोका जाए। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन दौरे पर पहुंचे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये जानकारी दी है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के बीच जंग रोकने की पहल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के खिलाफ घेराबंदी भी की जा रही है। कई देश ये दिखाने की कोशिश में हैं कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। आज तक ब्यूरो। अब सवाल ये कि 9 मई को क्या कुछ बड़ा आगाज होगा या बड़े युद्ध का अंत या कुछ और बड़ा? मल्लिका। बिल्कुल शुभांकर, इस युद्ध का 9 मई कनेक्शन क्या है वो हम आपको बताएंगे। ये जंग अपने तीसरे महीने में प्रवेश कर चुकी है और क्यों पुतिन ऐसा चाहते हैं कि 9 मई तक इस युद्ध में वो जीत हासिल कर ले, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। खेरसन में कब्जे के बाद रेफरेंडम की भी तैयारी, पूरा प्लान पुतिन की तरफ से बन चुका है कि 9 मई तक जीत हासिल हो जाए, क्योंकि मॉस्को में विक्ट्री डे की तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में पुतिन चाहते हैं कि इस दिन डबल जश्न का मौका रूस को मिले। पुतिन ने अपने जनरलों को फरमान दे दिया है कि उन्हें किसी भी कीमत पर 9 मई तक जीत चाहिए, क्योंकि वो रूस के विजय दिवस पर यूक्रेन पर जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर 9 मई की विक्ट्री डे पर डबल सेलिब्रेशन की तैयारी है। पुतिन का प्लान भी तैयार है। अब पूरा फोकस यूक्रेन को दो फाड़ करने पर है। यूक्रेन को ब्लैक सी से समुद्र से काटने पर है। आपको बता दें कि डोनबास में रूस का कब्जा है। डोनेत्स्क और लुहांस्क में यूक्रेनी सेना पस्त है। मारियोपोल और खेरसन का भी यही हाल है। रूसी सैनिक यूक्रेन के पोर्ट सिटी मारियोपोल को बाकी यूक्रेन से काट चुके हैं। 2000 यूक्रेनी सैनिक अजोवस्तल स्टील प्लांट के अंदर फंसे हैं। बाहर रूसी सैनिकों की घेराबंदी है। मारियोपोल के मेयर के सलाहकार पेट्रो एंड्रेसचेंको का बयान डराने वाला है। उनका कहना है कि रूसी सेना अजोवस्तल पर लगातार बमबारी कर रही है। अंदर आग की लपटें उठ रही हैं। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। तब पुतिन को लग रहा था कि बस 3 दिनों में कीव पर कब्जा होगा, लेकिन मिशन कीव नहीं चला। जंग लंबी खींची तो पुतिन ने प्लान बदला और दक्षिणी यूक्रेन पर फोकस कर लिया, ताकि यूक्रेन को बांटकर यूक्रेन की कमर तोड़ सके, ज़ेलेंस्की को सरेंडर के लिए मजबूर कर सके। लेकिन अब पुतिन ने अपनी ही सेना को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है इस जंग को खत्म करने के लिए। आज तक ब्यूरो। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के 61वां दिन है, लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि 9 मई को कुछ बड़ा हो सकता है। दरअसल 9 मई की तारीख रूस के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। ये कहा जा रहा है पुतिन उस दिन मीडिया को संबोधित कर सकते हैं, देश को संबोधित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस युद्ध में अब तक उन्होंने हासिल क्या किया। 9 मई को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट।
पुतिन जल्दी में है, प्लान तैयार है, डेडलाइन तय है, तारीख फिक्स्ड है। वो हर हाल में जीत चाहते हैं। वो हर हाल में ज़ेलेंस्की को झुकाना चाहते हैं। अब सिर्फ 15 दिन का वक्त है। पुतिन अपने जनरलों को फरमान दे चुके हैं कि 9 मई तक जीत चाहिए। वो विजय दिवस पर यूक्रेन पर जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर 9 मई की विक्ट्री डे पर डबल सेलिब्रेशन की तैयारी है। दुनिया एक हफ्ते पहले ईस्टर मना चुकी है, लेकिन रूस में एक हफ्ते बाद ईस्टर मनाया जाता है। इसलिए अगर आप यहाँ रेड स्क्वायर में देखें, मॉस्को में पूरी जगह लाइट से उजाला हो गया है। लाइट सब जगह लगा दिए गए हैं और जो लोग हैं यहाँ पर वो अलग अलग जगहों से आज रेड स्क्वायर पे आए हुए हैं। जितने भी यहाँ पे चर्चेज हैं उन सब के बाहर प्रोसेशंस चल रहे हैं। सब सेलिब्रेटरी मोड पे है। ऐसा लगता नहीं है कि ये देश युद्ध लड़ रहा है कहीं पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें पता है कि विक्ट्री परेड के भी डेकोरेशंस और जो तैयारी है वो शुरू है। रेड, ब्लू और व्हाइट जो इनका ट्राई कलर है, उनके चेयर्स भी लग गए हैं। 9 मई की जीत के लिए पुतिन का प्लान भी तैयार है। अब पूरा फोकस यूक्रेन को दो फाड़ करने पर है। यूक्रेन को ब्लैक सी से, समुद्र से काटने पर है। डोनबास पर रूस का कब्जा है। डोनेत्स्क और लुहांस्क में यूक्रेनी सेना पस्त है। मारियुपोल और खेरसन का भी यही हाल है। रूसी सेना दोनों शहरों की खाक छान रही है। ये वो दिन है जिसे विक्ट्री डे कहा जाता है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड फोर्सेस ने जीत हासिल की थी और रूस ने बहुत इम्पोर्टेंट, सोवियत संघ ने बहुत इम्पोर्टेंट जंग में जीत हासिल की। और उसी पर मैसेज करते हुए राष्ट्रपति पुतिन अपना जो मैसेज है, एड्रेस है टू द नेशन, वो यहाँ से करेंगे। लगभग 14,000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल यहाँ पर होंगे, जिसमें सारे रेजिमेंट्स, फीमेल कैडेट्स, यूथ कैडेट्स सब इंक्लूडेड होंगे। रूस अपना मिलिट्री माइट दिखाने वाला है, अपनी ताकत दिखाएगा और बताएगा कि क्यों रूस आज भी बहुत अहमियत रखता है पूरी दुनिया में। ये ऐसा साल है जो हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट साल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उस पर जितने भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो 9 मई को ही होंगे। अगर आप देखें, ये चेयर्स के अलावा वहाँ पे बैनर्स लग चुके हैं हर तरफ। और ये जो एरिया है रेड स्क्वायर, यहाँ पे हर साल वर्ल्ड वॉर 2 की जीत मनाई जाती है, लेकिन ये साल थोड़ा स्पेशल होगा, थोड़ा अहम भी होगा राष्ट्रपति पुतिन के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन कंसोलिडेट करना चाहेंगे और उनका मैसेज यूक्रेन को लेकर जरूर होगा, चाहे वो डोनेट्स्क, लुहांस्क की बात करें या बाकी सारे इलाकों की। एक मैसेज ये भी होगा वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कि अगर आप रूस को कॉर्नर करेंगे तो रूस भी ऐसे ही जवाब देता रहेगा। रूसी सैनिक यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियुपोल को बाकी यूक्रेन से काट चुके हैं। 2000 यूक्रेनी सैनिक अजोवस्टल स्टील प्लांट के अंदर फंसे हैं। बाहर रूसी सैनिकों की घेराबंदी है। मारियुपोल के मेयर के सलाहकार पेट्रो एंड्रियशचेंको का बयान डराने वाला है। उनका कहना है कि रूसी सेना अजोवस्टल पर लगातार बमबारी कर रही है। अंदर आग की लपटें उठ रही हैं। रूसी हमले से खेरसन शहर तबाह है, बर्बाद है। शहर वीरान है, इमारतें खंडहर हैं। यूक्रेनी सेना लगातार पीछे हट रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की माने तो रूस ने खेरसन में जनमत संग्रह की तैयारी कर ली है ताकि उसे आजाद दिखा सके। रूस ने पहले ही डोनेट्स्क को आजाद घोषित कर रखा है। यहाँ यूक्रेनी झंडा अब नहीं दिखता। रूस ने प्रशासन में अपने लोगों को बिठा दिया। ऐसा लगता है मानो यूक्रेन ने इस इलाके को छोड़ ही दिया हो।
24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। तब पुतिन को लग रहा था कि बस 3 दिनों में कीव पर कब्जा होगा, लेकिन मिशन कीव नहीं चला। जंग लंबी खींची तो पुतिन ने प्लान बदला और दक्षिणी यूक्रेन पर फोकस कर लिया ताकि यूक्रेन को बांटकर यूक्रेन की कमर तोड़ सके, ज़ेलेंस्की को सरेंडर के लिए मजबूर कर सके। बस 15 दिन उस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। 61वां दिन आज है और ईस्टर पर युद्ध विराम की अपील का असर भी रूस पर नहीं हुआ। कई शहरों पर उसके ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन में जंग का 61वां दिन है, लेकिन रूस के बदले की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही। ये यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की तस्वीर है। 4 मंजिला इमारत पर रूसी रॉकेट का हमला हुआ है। तस्वीरें देखिए, इमारत से किस तरह आग की लपटें उठ रही हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग के दूसरे हिस्से की तस्वीरें देखिए। रॉकेट हमले से खिड़कियों के सारे शीशे टूट गए, दरवाजे खिड़कियां सब उखड़ गई। यहां देखिए, दीवार के हिस्से समेत पूरी खिड़की बाहर आ चुकी है। नीचे जमीन पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। लोग सूनी आंखों से अपने आशियाने की तबाही देख रहे हैं। इस हमले में 3 लोग मारे गए, जबकि 7 जख्मी हुए हैं। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक हर रूसी फौज ने कम से कम 50 आर्टिलरी या रॉकेट हमले किए। हालांकि हमेशा की तरह रूस ने यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप से इनकार किया है। Вчера еще обстреляли возле метро аллею очень сильно. Там возле метро дом очень сильно пострадал. Так что не дают нам спокоя. Бьют и на праздники бьют. Как-то так. Как думаете, почему? Что я могу думать? Ну как почему? Война потому что. Обстреливают. गरजते तोपों की यह तस्वीर डोनेत्स्क की है। ईस्टर के मौके पर यूएन चीफ ने 4 दिन के युद्ध विराम की अपील की थी, लेकिन तब भी डोनेत्स्क में जंग के अग्रिम मोर्चे पर तोप एक्शन में नजर आए। रूस का कहना है कि जंग के दूसरे चरण में उसका मकसद डोनबास पर पूर्ण कंट्रोल करना है। डोनबास इलाके पर नियंत्रण से क्रीमिया तक एक जमीनी गलियारे बनाने में मदद मिलेगी। इससे काला सागर से यूक्रेन कट जाएगा। क्रीमिया तक रूस ने अगर लैंड कॉरिडोर बना लिया तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर भी ये बड़ी चोट होगी, क्योंकि समंदर से यूक्रेन का कारोबार तकरीबन ठप हो जाएगा। उधर मारियोपोल के अजोवस्तल स्टील प्लांट पर रूस की बमबारी जारी है। हालांकि रूस ने पिछले हफ्ते कहा था कि अब वो प्लांट पर बमबारी नहीं करेगा। अजोवस्तल स्टील प्लांट मारियोपोल में यूक्रेनी फौज का आखिरी गढ़ है। यहाँ यूक्रेनी सैनिकों के साथ करीब 1000 नागरिक भी हैं। रूसी फौज ने चारों तरफ से प्लांट को घेर लिया है। बताया जाता है कि प्लांट के भीतर करीब 500 लोग जख्मी हालत में हैं।